बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिक शास्त्र का पाठ नंबर 6। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर पहली चीज तो हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे और हम क्या पढ़ेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी जो हमारे अधिकार है उनके बारे में हमने पढ़ाई कर ली थी। ठीक है, तो जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, वो क्या करते हैं, वो सरकार के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कुछ बंधन लगाते हैं कि आपको ये नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें होती है ना, यानी सरकार क्या करे, ओके, जिससे जो हमारे संविधान ने उद्देशिका प्रस्तुत की है, ठीक है, उसके उद्देश्य को अचीव किया जा सके, यानी उस तक पहुंचा जा सके, सरकारें किस प्रकार से काम करी, इसके बारे में ना कुछ निर्देश भी बताए गए हैं हमारे संविधान के अंदर। तो वही है हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, यानी किस प्रकार से सरकार को काम करना चाहिए जिससे लोगों के जो अधिकार हैं वो भी सुरक्षित रहे और आसानी से काम भी हो जाए। तो ये सारी चीजें हमारे संविधान के अंदर बताई गई हैं, उसी को हम लोग नीति निर्देशक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो आइए भैया आप चलते हैं और समझते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत क्या क्या है हमारे सरकारों के। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन दिया गया है, जो मैंने आप लोगों को वही पढ़ करके अभी बता ही दिया है ना। तो मौलिक अधिकार सरकार के अधिकारों पर बंधन लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। तो निम्न सूची पढ़ो तो आपको ध्यान में आएगा कि सरकार पर कौन कौन से बंधन लगे हुए हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो सरकार नागरिकों में जाति, धर्म, वंश, भाषा तथा लिंग के आधार पर भेदभाव न करे। ठीक है, ये हमने देखा था क्योंकि वो हमारा मौलिक कर्तव्य है ना। हमारे साथ सरकार ऐसे भेदभाव नहीं कर सकती, भैया तुम दूसरी जाति के हो, तुम तो नीची जाति के हो, तुमको तो नौकरी में कहीं स्थान नहीं है ना, तुम जाके बस वही मजदूरी वाला काम करो, ऐसे आप नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये कुछ बंधन हमारे सरकारों के ऊपर भी लगे हुए हैं। सभी कानून के समक्ष समान है तथा सभी को कानून का समान रूप से संरक्षण प्राप्त है, इससे किसी को भी वंचित न रखे। तो ये भी हमारे मौलिक अधिकार में ही आते हैं, है ना। और किसी भी व्यक्ति के प्राण न छीन ले, है ना, कि सबको जीने का अधिकार है। अब ऐसा नहीं कि आप किसी को भी मारे जा रहे हो, तो दिस इज अ रॉन्ग थिंग, ये भाई गलत बात है। एंड धार्मिक कर लागू ना करे, ये भी हमने देखा था, ये भी हमारा क्या है, अधिकार है ना। हम क्यों धार्मिक कर देंगे, क्योंकि उससे किसी एक पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा मिलेगा ना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो सरकार क्या करे, इस विषय में संविधान में ना कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ बातें बताई गई हैं। तो इन निर्देशों का उद्देश्य क्या है कि संविधान के उद्देशिका में जो उद्देश्य स्पष्ट किए गए हैं उन्हें प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन मिले। अतः इन निर्देशों को ही क्या कहा जाता है, नीति निर्देशक सिद्धांत हम लोग कहते हैं। समझ में आया आप सभी लोगों को। अच्छा, अब एक बात बताओ, ठीक है, चलो नीति निर्देशक सिद्धांत तो हमको समझ में आ गया, लेकिन आप सोच रहे होंगे ना कि हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्यों शामिल किया गया। तो इसका उत्तर आपको यहां से मिलेगा। लो देखो, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, बहुत अच्छी बात है। उस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, कानून एवं व्यवस्था निर्माण की, है ना, कि किस प्रकार से सुचारू रूप से जो प्रशासन है वो चल सके। ये हमारे सामने समस्या थी। दरिद्रता, पिछड़ापन, निरक्षरता को दूर कर देश की शासन व्यवस्था को पटरी पर लाना था, कि ये जो सारी समस्याएं हैं, दरिद्रता, गरीबी, भूख, पिछड़ापन, है ना, लोग अभी तक पिछड़े हुए हैं, निरक्षरता, है ना। पहली बात तो ये कि लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो कैसे हम अपना जो भी सिस्टम है उसको ठीक करें, दुरुस्त करें, ताकि फिर से हमारी जिंदगी जो है वो पटरी पे आ सके। ठीक है, राष्ट्र निर्माण एवं विकास का कार्य करना था, राइट। तो इसके लिए नव नीतियां तय करना और उनका कार्यान्वयन करना आवश्यक था। ठीक है, अगर ये सारी चीजें हमें इतने सारे सुधार करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नीतियां बनानी पड़ेगी। तो ये बहुत जरूरी था। तो लोक कल्याण के उद्देश्य को साध्य करना था, है ना, जिससे लोगों का भला हो सके, ऐसा कुछ करना था। संक्षेप में अगर हम समझें तो भारत का रूपांतर एक नए, विकसित और उन्नत देश में करना था। ओके, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स गए थे, हमें लूट पाट के सब खत्म करके वो चले गए थे। अब फिर से अपनी जिंदगी पटरी पे लाना ये सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके लिए देखिएगा, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, यानी कि संघ सरकार और राज्य सरकार को किन विषयों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लोक कल्याण हेतु कौन सी उपाय योजनाएं करनी चाहिए, यह संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। समझ में आया। देखो, सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि हमारे देश में फिर से कैसे सुचारू रूप से सारे कामकाज को चलाया जाए, सबको आगे लेकर के आया जाए। तो इसके लिए क्या हुआ कि हमारे, सुनिएगा, संघ सरकार और जो राज्य सरकार है उनको निर्णय लेते टाइम पे किन विषयों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके। ठीक है, तो ये कुछ बातें वहां पर बताई गई, कुछ नीतियां बताई गई, कुछ उद्देश्य, कुछ निर्देश दिए गए। तो वही हमारा क्या होता है, नीति निर्देशक सिद्धांत होता है, जो हमारे संविधान में है। ठीक है प्यारे दोस्तों।
अच्छा, और आगे बताओ, इन सिद्धांतों को राज्यों की नीतियों का आधार बनाया गया है ना। राज्य जो भी नीति बनाते थे वो सिद्धांतों को ध्यान में रख करके बनाते थे। प्रत्येक नीति निर्देशक सिद्धांत में राज्य की नीति निर्धारण हेतु एक विषय निहित है। उस विषय के आनुषंगिक रूप से राज्य नई नीति निश्चित करे, यह अपेक्षा संविधान के निर्माणकर्ता ने व्यक्त की। ठीक है, अभी देखना मैं आपको बहुत अच्छी एक बात बताने वाली हूँ, आप सुनिएगा। वे इस तथ्य से परिचित थे कि इन सभी नीतियों का कार्यान्वयन एक साथ और एक ही समय में करना हो तो उसके लिए विपुल धन की आवश्यकता अनुभव होगी। इसलिए उन्होंने सरकार पर मौलिक अधिकारों के समान नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनिवार्य नहीं किया। अब सुनो बच्चों, नहीं बनाया, सुनो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये भी पढ़ ले थोड़ा। सभी राज्य क्रमशः लेकिन निश्चित रूप से उन सिद्धांतों का कार्यान्वयन करें, ऐसी अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने की, व्यक्ति की। देखो अब मैं आपको बताती हूँ, सुनो। जैसे जो हमारे मौलिक अधिकार है वो क्या है, वो कंपलसरी है ना। वो मौलिक अधिकार जो है वो आपका कोई आपसे छीन नहीं सकता। अगर छीना तो फिर आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हो, है ना। अब यहाँ पर ये जो कुछ नीति निर्देशक जो सिद्धांत हमारे सरकारों को, मतलब कुछ गाइडलाइंस जो बताई गई संविधान के द्वारा कि आपको ऐसे नहीं ऐसे काम करना है, ऐसे नहीं इस प्रकार से आपको कानून वगैरह बनाना है, ठीक है। तो वो सिद्धांत जो है ना वो बस उसमें लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसके ऊपर पर्टिकुलर, जैसे हमारे मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन करेगा तो हम सीधे कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यानी वहां पे लिख तो दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि हाँ ये सारे सिद्धांत हैं, आपको फॉलो करने चाहिए, लेकिन अगर कोई सरकार इसको फॉलो नहीं करती है तो कोई बात नहीं, मतलब इसके खिलाफ आप वहां पे नहीं जा सकते। कहां पर? कोर्ट में नहीं जा सकते, इसके खिलाफ आप याचिका दायर नहीं कर सकते, क्योंकि इसको ना कंपल्सरी नहीं किया गया है। ठीक है, पहली बात ये है, मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत को कंपलसरी नहीं किया गया है, बस ऐसे लिख करके रखा गया है। सरकारें जो है उसके हिसाब से काम करे, उसके हिसाब से डिसीजन ले, ऐसी उनसे अपेक्षा की गई है कि हाँ भैया अब आपको ठीक लगता है तो करो, नहीं तो कोई ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको करना मतलब फॉलो करना मतलब करना ही है। ठीक है, तो अब ये बस, तो आप ऐसे समझो कि ये बस लिखित मात्र में है, क्योंकि कोई भी उसको फॉलो जल्दी करेगा नहीं। ठीक है, फिर भी जब भी गाइडलाइंस वगैरह कुछ ये बनाई जाती हैं नीतियां, तो वहां पे सरकारें जो है उसको फॉलो कर सकती हैं। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो यही दोनों के बीच का डिफरेंस है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो एकदम से कंपलसरी नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार भैया कंपलसरी। अगर कोई भी हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीनेगा तो हम सीधे चले जाएंगे कोर्ट में। ठीक है, ध्यान रखना। अब कुछ महत्वपूर्ण, वैसे तो नीति निर्देशक सिद्धांत काफी सारे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नीति निर्देशक हम सिद्धांतों की बात करेंगे। तो पहली चीज ये है कि सरकार सभी को आजीविका का साधन उपलब्ध करा दे, इस बारे में स्त्री और पुरुष का भेदभाव ना करे। पहला गाइडलाइंस क्या बताया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ये जो सरकार है ना सभी को आजीविका का साधन उपलब्ध करा दे, यानी सब लोग अपना मस्त कमा पाए, रह पाए, ठीक है, जी पाए, पैसे कमा पाए, ऐसी सुविधा उपलब्ध करा दे सरकार। पहली चीज ये है ना, और बिना किसी भेदभाव के स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दे। देखो ऐसा बहुत हमें देखने के लिए मिलता है, अभी भी देखते हैं ना, लड़के लोग होते हैं उनको सैलरी ज्यादा मिलती है उसी काम के लिए, लेकिन लड़कियों को कम मिलती है। अभी भी कई जगह ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन वो गलत है। जितने सैलरी, क्योंकि आप सोचो लड़की जो काम कर रही है वही लड़का भी कर रहा है, फिर भी आप ऐसे क्यों कर रहे हो? तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन देना चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य सुधार हेतु उपाय योजनाएं करे, पर्यावरण की रक्षा करे, एंड राष्ट्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों अर्थात स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण भी करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर आती हैं। अच्छा, और बताओ, और बताती हूँ। देखो आओ यहाँ पर, समाज के जो दुर्बल वर्ग हैं उनको विशेष संरक्षण प्रदान करे तथा उनके विकास के लिए अवसर उपलब्ध करा दे। यानी जो अभी पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना कि अगर हमारे यहाँ पे कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी मतलब टीचिंग में या फिर कहीं पर भी वैकेंसी आती है, तो क्या करते हैं, जो हमारे दिव्यांग लोग होते हैं या फिर जो थोड़े नीची जाति के होते हैं उनको क्या किया जाता है, स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है। लड़कियों को, फीमेल्स को रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, तो भाई ये कि जो समाज के दुर्बल वर्ग है, जो थोड़े वीकर सेक्शन के, उनको उठाने का प्रयास किया जाए, है ना। तो ये इसी के तहत तो किया जाता है कि जो दिव्यांग लोग हैं उनको स्पेशल ये रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है कि इतनी सीट जो है ये दुर्बल मैं बार बार बोल रही हूँ, दुर्बल, हाँ दुर्बल ही तो है, यानी जो वीकर सेक्शन वाले लोग हैं उनको ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है। और जो वृद्धावस्था, दिव्यांगत्व, बेरोजगारी से नागरिकों की रक्षा करे। ठीक है, मतलब वृद्धा लोगों को,
अभी क्या करें, उनको भी आगे लाने की कोशिश करें। अब उनको आगे कैसे लाएंगे, तो देखो प्यारे बच्चों, जैसे अभी दिव्यांग वाला मैंने आपको बताया ना कि जो दिव्यांग हैं, ठीक है, उनको भी नौकरी के अवसर दिए जाएं। वृद्धावस्था मतलब क्या हुआ, जैसे वृद्धा पेंशन भी मिलता है ना, आप लोगों को कैसे मिलेगा, अभी आप बूढ़े थोड़े ना हुआ, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, जिनका कोई नहीं होता, ठीक है, जैसे होता है ना कि बूढ़े लोग होते हैं जिनके पति नहीं रहते हैं, ठीक है, जिनके बेटे भी ना हो, अब ऐसी कंडीशन में वो बेचारे कैसे जिएंगे। तो ऐसे में क्या करती है सरकार ना, उनको पेंशन देती है, जिसको हम वृद्धा पेंशन के नाम से जानते हैं, यानी हर महीने उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि अपनी जीविका चला सके और शांति से रह पाए, अच्छे से अपना जीवन चला सके। तो वही है वृद्धावस्था। बेरोजगारी से नागरिकों की रक्षा करे, है ना। अभी सरकारें देखो नए नए सिस्टम ला रही है, बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है, यानी कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी हर महीने कुछ ना कुछ पैसा दिया जाता है, जब तक वो बेरोजगार है तब तक, कि वो अपना चला सके जीवन, ठीक है। भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू करें, है ना। भारत के सभी नागरिक जो हैं वो सभी के लिए समान नागरिक कानून लागू करें, ठीक है। तो यही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बिल्कुल, है ना। मौलिक अधिकार बोलो या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मौलिक अधिकारों के कारण नागरिकों को आवश्यक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत लोकतंत्र दृढ़ होने के लिए पोषक वातावरण का निर्माण करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, क्या बोला इन्होंने, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे हम एक सिक्का देखते हैं, उसके दो, एक तो होता है हमारा टेल, दूसरा होता है हेड, है ना, तो वो एक ही सिक्के पे होते हैं। तो आप ऐसे समझिएगा कि मौलिक अधिकार और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, ये क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इक्वल इंपॉर्टेंस को क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण, ठीक है, दोनों भी महत्वपूर्ण है। ओके, सो मौलिक अधिकारों के कारण नागरिकों को क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त है, अत्यावश्यक, यानी कि मतलब वो कंपलसरी है। बताया था ना मैंने आप लोगों को कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, वो कंपलसरी है, और ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बनाए गए हैं, क्यों, जिससे जो हमारा लोकतंत्र है वो दृढ़ हो सके और मजबूत हो सके, और फिर लोगों में ऐसी असंतुष्टता वाली भावना ना आए, ठीक है। आइए आगे बढ़े। अर्थात सरकार ने नीति निर्देशक सिद्धांत का पालन अथवा कार्यान्वयन नहीं किया तो सरकार के विरुद्ध हम न्यायालय में तो नहीं जा सकते। मतलब अगर कोई सरकार नीति निर्देशक सिद्धांत को फॉलो नहीं करती है तो हम उसके खिलाफ ये जुडिशरी यानी कि हमारे न्यायालय में तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ विभिन्न स्रोतों से हम सरकार पे दबाव लाकर क्या कर सकते हैं, उस नीति में बदलाव कराने की मांग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी प्रदर्शन वगैरह हम कर सकते हैं ताकि ये आप अपनी वापस लीजिए, ओके, आपने हमारे इसका हनन किया है, ये सारी चीजें करके, ठीक है। आइए अभी मौलिक कर्तव्य हम समझेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। मौलिक कर्तव्य आप जानते हैं क्या होता है, मौलिक कर्तव्य यानी क्या, जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, मौलिक अधिकार, उसी प्रकार से हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। अच्छा, मौलिक कर्तव्य क्या क्या हो जाएंगे, देखो भैया, हमारा मौलिक कर्तव्य क्या होगा, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर हम हमारे देश के नागरिक हैं तो देश का नागरिक होने के नाते हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब आप ऐसे कर रहे हो, क्या किया आप लोगों ने, चलो आप जा रहे हो ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, ठीक है। अब ट्रेन का जो दीवार है उसके ऊपर कुछ भी लिखे जा रहे हो, ओके, तो ये क्या है, ये आप अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहे हो, ये आपके मौलिक कर्तव्य नहीं है कि आप गए, है ना, ट्रेन तो आपका नहीं है ना, आप अपने घर में ऐसे दीवार पे कुछ लिखोगे क्या, झूठ मूठ का ऐसे कुछ भी गोजोगे नहीं, लेकिन आप ट्रेन में जा रहे हो तो ट्रेन की दीवारों पे कुछ भी लिखे जा रहे हो, तो ये क्या है, ये आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आप इंडिया के सिटीजन हो, आप भारतीय नागरिक हो, तो आपको अपने देश की जो संपत्ति है, क्योंकि कहते हैं ना देश की संपत्ति हमारी संपत्ति होती है, ओके, देश सबसे ऊपर, तो ऐसा कुछ काम हमें नहीं करना चाहिए। तो यही है, देखिएगा, लोकतंत्र में नागरिकों पर दोहरा उत्तरदायित्व होता है। क्या क्या होता है, एक और जो उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बारे में जागरूक रहना पड़ता है कि हमको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, हमारे अधिकारों का कोई हनन न कर ले, इस बात को लेकर के हमें सतर्क रहना पड़ता है, सावधानी रखनी पड़ती है। तो दूसरी ओर हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं और उत्तरदायित्व भी हैं कुछ हमारे, है ना, वरना आप ये करो क्या करो, देखो अभी रील्स का बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है ना, रील्स बनाने का, जिसको देखो बस कहीं पे भी रील्स बनाने लग रहा है। अब आप सोचिए, है ना, आप स्टेशन से अभी मतलब ट्रेन से उतरे और फिर वहां पे स्टेशन पे ही नाच नाच करके पूरा रील्स बनाते जा रहे हो, ठीक है, लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो, ये बात तो गलत हो जाएगी, है ना। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य ये नहीं कहता कि आपको अगर आजादी दी गई है, हमारे संविधान ने हमको आजादी दी है कि हम कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं, है ना, हम आ जा सकते हैं, हम कहीं किसी भी स्टेशन में जा सकते हैं, किसी भी रेलगाड़ी में यात्रा कर सकते हैं, ठीक है भैया यात्रा करो, लेकिन थोड़ा लिमिट में रह के। आप स्टेशन पे ही रील बनाने लगे और रील बना रहे हो थोड़ा सभ्य तरीके से, पर ऐसे असभ्य तरीके से नाचोगे कूदोगे तो लोग
लोगों को परेशानी होगी, जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनको परेशानी होगी, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है। आजादी दी गई मतलब उसका गलत फायदा नहीं उठाना है। पहली बात यह है, सभी भारतीयों की उन्नति एवं कल्याण साध्य होने हेतु संविधान ने मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा अनेक प्रावधान किए हैं, परंतु जब तक नागरिक अपने मौलिक कर्तव्य पूर्ण नहीं करते, तब तक सरकार द्वारा किए जाने वाले सुधारों का लाभ सभी को नहीं मिलता, है ना। लोगों को अपने आप से भी क्या करना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, ठीक है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा स्वच्छता से संबंधित अनेक उपक्रम चलाए गए, परंतु सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की अस्वच्छता और गंदगी निर्माण करने की आदतें बदलनी चाहिए। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, देखो हमारी सरकारों ने नीति तो ला दी भैया, स्वच्छ भारत अभियान, है ना, हर जगह स्वच्छ होना चाहिए, कोना कोना निर्मल होगा, स्वच्छ बनेगा ये भारत, ठीक है। सरकारें ने बहुत उपक्रम चलाए, बहुत योजनाएं चले, हमारे मोदी जी झाड़ू लेकर के निकल पड़े, है ना, साफ सफाई करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर लोग अपने इस दायित्व को नहीं समझेंगे, ठीक है, सरकार चाहे कुछ भी करो, हम तो ऐसे ही वेफर खाएंगे, फेंक देंगे पैकेट कहीं पर भी, है ना, अभी भी ऐसा होता है। हालांकि पहले से लोग ज्यादा जागरूक हुए हैं, है ना, हर जगह अब कचरे के डिब्बे होते हैं तो लोग उसमें डालते हैं कूड़ा करकट, लेकिन अभी भी मैंने देखा है लोगों को क्या करते हैं, उनके सामने वो कूड़े का डिब्बा रहेगा लेकिन फिर भी कचरा फेंकेंगे ऐसे ही, कहीं पर भी रोड पर, स्टेशन पर फेंक देंगे, जो स्टेशन की पटरी होती है ना उस पर फेंक देंगे। आखिर उठाना किसको पड़ता है, जो कर्मचारी होते हैं उनको उठाना पड़ता है ना बाद में। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए। हमें अपने आसपास रोड पे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक प्रकार से आपका घर जैसा ही है। आप ऐसा समझो अपने घर में गंदगी करते हो, नहीं ना, तो ऐसे रोड पे क्यों करोगे। तो वही है कि भारतीय नागरिकों को अपना जो उनका कर्तव्य है, दायित्व है, उसका भी बोध हो। इसके लिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों का ये समावेश किया गया है। आप सोचो ना, अगर मैं आपको अभी खड़े होकर के इतना मौलिक कर्तव्य आपके नहीं बताती कि इधर उधर मत थूको, ऐसे कहीं भी पैकेट मत फेंको, कहीं आप जा रहे हो घूमने के लिए तो ट्रेन की जो दीवार है उस पर कुछ भी मत लिखो, है ना, ट्रेन की जो सीट होती है उसको मत फाड़ो, अगर ये सारी चीजें मैं आपको नहीं बताती तो फिर आपको पता कैसे चलता, है ना। तो लोगों के जो कर्तव्य है उनको लोगों को पता चले, इसीलिए इस चीज को यहाँ पर जो हमारे संविधान है उसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कुछ इस प्रकार है। देखो, हर एक नागरिक को संविधान का पालन करना चाहिए, समझे। हाँ, अब संविधान का पालन करना, ठीक है। संविधान में जो उल्लिखित आदर्श हैं, ओके, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए। हम कहते हैं ना कि हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, यानी कि जो हमारा झंडा तिरंगा है, उसको हम कभी नीचे ना रहने दे। उसको अगर हम अपने घर पे रख रहे हैं तो ऐसे उसको मतलब लगा करके रखे जिससे वो लहर पाए। आप उसको नीचे रखे जा रहे हो या फिर पैर से उसको छूते जा रहे हो तो ये आपका मतलब ये गलत बात हो जाएगी, ठीक है। आप भारत के नागरिक हो और भारत के नागरिक होकर के हमारा जो प्यारा झंडा तिरंगा है आप उसी को पैर से कुचले जा रहे हो, ये कोई अच्छी बात है। आप देखते होंगे जब भी राष्ट्रगान होता है तो हम कैसे, जब राष्ट्रगान होता है हमारा, चाहे टीवी में बज जाए, हमारे स्कूल में बज जाए, हम चुपचाप से खड़े हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे कर्तव्य हैं हमारे राष्ट्रगान के प्रति। अगर हम कर्तव्य परायण नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, कोई विदेशी खड़ा होगा क्या, है ना। फिर भी अभी कई लोग देखते हैं, मतलब हम देखते हैं कि कई लोग जो है राष्ट्रगान के समय हमें सिखाया जाता है, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि राष्ट्रगान हो तो खड़े हो जाना चाहिए, फिर भी बड़े होने के बाद लोग भूल जाते हैं। वैसे सब लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों की ही बात कर रही हूँ जो राष्ट्रगान हो तभी भी बस बैठे रहते हैं। तो ये आपका मतलब देखो, आपको क्या करना है, जब भी राष्ट्रगान हो या फिर जो हमारा राष्ट्र ध्वज है इसका हमें आदर करना चाहिए। राष्ट्रगान हो तो खड़े हो जाओ, राष्ट्रगीत का भी सम्मान करो। हमारे भारत देश का जो राष्ट्रीय गीत है स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा प्रदान करने वाले आदर्शों का पालन करें एंड देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संरक्षित रखने हेतु प्रयत्नशील रहें और अपने देश की रक्षा करें, देश की सेवा करें। सभी प्रकार के भेदभावों को भुलाकर एकात्मता में वृद्धि करें और बंधुता की भावना रखें, है ना। एंड उन प्रथाओं का त्याग करें जिनके कारण नारी की प्रतिष्ठा कम होती है, जिनके कारण स्त्री की प्रतिष्ठा कम होती है, उसको आप उन प्रथाओं को हटा दो। हमारी मिलीजुली सांस्कृतिक विरासत का निर्वाह करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, समस्त जीवों के प्रति दया भाव रखें। और क्या, और देखो, वैज्ञानिक दृष्टि, मानवतावाद और जिज्ञासा वृत्ति को अंगीकृत करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, हिंसा का त्याग करें, है ना। अब आप ऐसे कर रहे हो कि बस में जाकर के बिना मतलब का तोड़फोड़ किए जा रहे हो, तो ये तो गलत बात हो गई। तो भाई हिंसा का त्याग करें, है ना, अहिंसा की नीति अपनाओ। देश की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों में श्रेष्ठत्व पाने का अधिकार करें।
प्रयास करें। एंड 6 से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको, जो अपने अभिभावक है ना, क्या करना चाहिए, यानी जो उनके पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, है ना। अब उनके भी ये कर्तव्य होते हैं, क्योंकि अगर वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो और कौन भेजेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये लो देखो क्या हो रहा है, ये स्मारक है, ये हमारा किला है। अब इसके ऊपर देखो ये चौक से लिखा जा रहा है, ये अच्छी बात है क्या? ये हमारे मौलिक कर्तव्य बता रहा है। हम अपने मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, अपने देश का जो ऐतिहासिक धरोहर है उसी को नष्ट किए जा रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे जरा देख लो भैया, ये लोग क्या कर रहे हैं, बस में तोड़ फोड़ मचाए जा रहे हैं। बताओ इससे किसका नुकसान होगा? हमारे देश का नुकसान होगा। यहाँ पर देखो, ये लो इधर देखो, सड़क पर कूड़ा कचरा फेंकती हुई महिलाएं। ये लो, ऐसे फेंकना चाहिए क्या? नहीं, कूड़ा का गाड़ी आता है या फिर कचरे का डिब्बा है उसमें ले जाकर के डालो। ओके, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये लोग अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? बताओ पालन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। ना ये कर रहा है ये लड़का, ना ये लोग कर रहे, ऐसे ही बिना मतलब का तोड़फोड़ मचाए जा रहे हैं, और ना ही ये हमारी आंटी जी कर रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं प्यारे दोस्तों, जिसमें तो ये चैप्टर में बस हमें इतना ही पढ़ना था, हमारे मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना। और कुछ भी है क्या? देख लो जरा। नहीं, बिल्कुल बस इतना ही है। ठीक, तो यहाँ पर ये पार्ट होता है समाप्त। अब बच्चों हम लोग अगले पार्ट में और भी कुछ चीजें हैं हमारे नागरिक शास्त्र को लेकर के, जो हम पढ़ेंगे हमारे अगले क्लास में, अगले पार्ट में नहीं, क्लास 8th में पढ़ेंगे, 8वीं कक्षा में। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सारे चैप्टर्स भी कंप्लीटेड हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को बाय बाय, टाटा।